एमपी स्पेशल में 50 दिन में 50 मैराथन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक संरचना, जिसे हम आम लैंग्वेज में पठार के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम अभी लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हैं उनको फोकस करके ये 50 दिन का 50 मैराथन लेके आया गया है आपके सामने, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें। 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज का जो है लेक्चर वो तीसरा लेक्चर है। जिन्होंने अभी 2 लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार जाके चैनल पे 2 लेक्चर जरूर देख लें। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये रहेगा कि मध्य प्रदेश के पठार। तो मध्य प्रदेश के पठार को भौगोलिक विभाजन में इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले को हम जो बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश बोलते हैं, दूसरे को जो बोला जाता है सतपुड़ा श्रेणी बोला जाता है, और तीसरे को बोला जाता है पूर्वी श्रेणी। मध्य उच्च श्रेणी के अंतर्गत ये सारे आते हैं: मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी। ठीक है, तो ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ये पांचों के पांचों आते हैं। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। तो पश्चिमी श्रेणी में राजपीपला श्रेणी आएगा, मध्य श्रेणी में महादेव श्रेणी आएगा, पूर्वी श्रेणी में मैकाल श्रेणी आएगा, और पूर्वी पठार में अगर देखा जाए तो बघेलखंड। याद रहेगा, पूर्वी पठार में कौन सा रहेगा? बघेलखंड। क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो चारों ओर से पूर्णतः स्थलों से घिरा हुआ है ना। याद रखना, मध्य प्रदेश जो है पूर्णतः किससे? स्थलों से घिरा हुआ है ना किसी ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो पठारी क्षेत्र हमारे इधर आएंगे मध्य प्रदेश में। तो कहा जाता है कि हमारे पास में देखो, अगर कोई हमने टॉपिक पढ़ा और टॉपिक में हमें कंफ्यूजन पैदा हो गया, मतलब आपने मैप के आधार पर नहीं पढ़ा है, इस वजह से आपके अंदर ये कंफ्यूजन पैदा हो चुका है। आज हम जो देखेंगे, जितने भी हमारे क्लास आ रहे हैं वो सारे के सारे मैप के आधारित हैं। अगर मैप को आपने अच्छे से समझने के प्रयास किया तो समझ लो आपको अच्छे से ये चीजें आपके दिमाग में चला जाएगा। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मैप को समझने की। जैसे मैंने मध्य प्रदेश के गठन में आपको मैप को समझाने की कोशिश किया है, इसके बाद में फिर मैंने जब आपको नदियां पढ़ाया तो कहीं ना कहीं नदियों में भी मैंने आपको यही बताया है, मैप के आधार पर ही नदियों को बताया। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा जो है, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी किस पठार के अंतर्गत आता है या कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसने उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सारे वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, तो आप देखिए इस मैप को, फिर से मैप को देखिए आप। बार बार मैप को जितना देखते रहेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि बार बार मैप को देखेंगे तो आपको एरिया पता चलेगा कि ये एरिया यहाँ पे, ये एरिया यहाँ पे, ये एरिया यहाँ पर। अगर मैं बोलूं कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले कहाँ पर है ना, या इंदौर संभाग कहाँ पर, अगर मैं बोल दूं कि मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग कहाँ पर, अगर मैं बोल दूं कि मध्य प्रदेश ग्वालियर संभाग कहाँ है, तो खट से दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि ये एरिया यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? इसके बाद में हम देखें, चलो हमारा मेन जो टॉपिक था उस पर अपन चलते हैं। तो मध्य प्रदेश के पठार, तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक संरचना में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के ये जो ऊपर वाला जो भाग है ना, ये इसे हम बोलते हैं मध्य भारत का पठार। क्या बोलते हैं हम इसे? मध्य भारत के पठार। मध्य भारत के पठार में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत में ये क्षेत्रफल फैला हुआ है, मतलब ये क्षेत्रफल है जो कितने प्रतिशत में फैला हुआ है? तो 10.68 मतलब 10.68% में ये फैला हुआ है। याद रखेंगे आप, 10.68% में ये फैला हुआ। अगर क्षेत्रफल पूरा पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन में तो 32,896 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। याद रहेगा, देखो हमारा जो उद्देश्य रहेगा, कोई भी एक एरिया को पढ़ते, जैसे एक मध्य प्रदेश का पूरा एक एरिया है, उस एरिया को अलग अलग पार्ट में हमने बांट दिया। ऐसे दिमाग में रखें आप, जो मध्य प्रदेश का पूरा भूभाग है, उस पूरे भूभाग को अलग अलग पार्ट में हमने बांट दिया है,
और हर एक पार्ट को पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने बोला कि मध्य प्रदेश के उत्तर वाले क्षेत्र में मध्य भारत का पठार आएगा और इसकी जो क्षेत्रफल है प्रतिशत के आधार पर तो 10.68% होगा। क्लियर है। और क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 32,896 किलोमीटर होगा। और हमने देखो निर्माण कैसे हुआ, इसमें जिले कितने हैं, जलवायु क्या है यहाँ की, वर्षा कैसे होती है, वन क्या है यहाँ पर, मिट्टी कौन सी पाई जाती है, फसल कौन सा है, नदियां कौन कौन सी यहाँ पे आती हैं और कुछ विशेष इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे हमने बताया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में हमने देखा 10.68% क्षेत्रफल में इसका योगदान है, ठीक है, याद रहेगा। ठीक, इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो इसका बिंद सेल समूह के अपर्दन से, लिखते चले आप, बिंद सेल समूह के अपर्दन से, निर्माण में लिखना आप बिंद सेल समूह के अपर्दन से बिंद सेल समूह के अपर्दन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। ऐसे लिख लेना आप, नदियों के निक्षेपों से, याद रहेगा। ठीक है, इसमें कितने जिले आते हैं, जैसे हम निर्माण को देखा, बिंद सेल समूह के अपर्दन नदियों के निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखें कि इसमें जिले कितने सारे आते हैं, कौन कौन से ऐसे जिले हैं संबंधित जिले। तो पहला जो होगा, ऊपर वाला जो एरिया है, यहां पर कौन सी जिला है, नीमच है। नीमच के जस्ट नीचे अगर हम आते हैं तो ये वाला एरिया अगर हम चले, नीमच ये है, ये वाला शिवपुर मुरैना, ठीक है, तो शिवपुर मुरैना भी लिख लेना, भिंड भी लिख लेना, और यहां पर भिंड भी आ जाएगा। ठीक है, और नीचे जस्ट आ जाएगा कौन सा, ग्वालियर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर रहा आपका। जिला भी हमने देख लिया, जिले कौन कौन से हैं। आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के भी देखेंगे तो आपको जिले याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो जलवायु, यहां पे ग्रीष्म ऋतु में, ध्यान से सुनना, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी, मतलब गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी। इस वाली एरिया में मैंने क्या बताया आपको, जलवायु कैसी पाई जाती है, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंड। तो आप इसे लिख लें, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी, है ना, ऐसा आप लिख सकते। वर्षा कैसा है, तो 50 से 75 सेंटीमीटर तक के आसपास अल्प वर्षा होता है। ठीक है, तो 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास कौन से, इस वर्षा को क्या बोलते हैं हम, अल्प वर्षा, याद रखना, अल्प वर्षा कहते हैं इसे। ठीक है, ये याद रखना, अल्प वर्षा। ठीक है, अब यहां पर वन कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वन को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं यहाँ पर, मध्य भारत के पठार में कौन से वन पाए जाते हैं, कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खैर, बबूल, है ना, ठीक, पलास इत्यादि। ठीक है, याद रहेगा, खैर, पलास, बबूल इत्यादि, ये वन यहाँ पर मध्य भारत के पठार में पाए जाते हैं। मिट्टी देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी पाया जाता है। तो यहां पे आप लिख लेना, जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी इस भूभाग में पाया जाता है। फसल को देखें तो यहां सरसों और ज्वार, ठीक है, सरसों और ज्वार, तिल और गेहूं। ठीक है, फसल में आप क्या लिखोगे, सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं, इनका फसल यहां पर अधिकतर होता है। इसके बाद में नदियां लिख लें तो नदियां में यहां पर इस वाली एरिया में चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चंबल नदी तो आप लिख ही लेना, चंबल नदी। ठीक है, फिर कौन सी नदी, सिंध नदी, कौन सी नदी, सिंध नदी, लिखो आप सिंध नदी। फिर लिखना आप काली सिंध नदी, फिर लिखो आप पार्वती नदी, है ना, और कुंवारी नदी, ये भी आप लिख लेना। कौन कौन सी नदी बताया मैंने, चंबल नदी, सिंध नदी और काली सिंध नदी, पार्वती नदी,
क्वारी नदी और सीप नदी भी है। सीप नदी को विशेषकर आप देखना और उसे लिख लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और मध्य भारत के पठार को सरसों की हंडी कहा जाता है। क्या बताया मैंने? मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। विशेष रूप से आप इसे ध्यान रखें और लिख लें आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आया चीजें? चलो आगे देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो मध्य भारत के पठार आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में हम आगे देखें तो सबसे पहले बुंदेलखंड का पठार। अब देखो ये वाला जो एरिया है वो कौन सा? बुंदेलखंड का पठार वाला एरिया। तो बुंदेलखंड के पठार में अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 23,733 किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल इसका फैला पड़ा है ना। अगर प्रतिशत के आधार पर इसे देखा जाए तो 7.7% में है ये, है ना। ये एरिया जो है मध्य प्रदेश के पूरे भूभाग का 7.7% ही योगदान निभाता है। याद रहेगा इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। चलो अगर इसकी मैंने बताया था आपको कि ये 4 से 5 चीजें आपको याद रखना। क्षेत्रफल याद रखना है, निर्माण याद रखना है, कौन सी जिले में ये पठार आता वो याद रखना है, इस पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती ये भी याद रखना है आपको, वर्षा कौन सी होती ये भी याद रखना है, वन कौन सा है ये भी याद रखना है। तो विशेष ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलो अगर देखो कोई भी भूभाग है यार, तो कोई भी भूभाग में ये सारी चीज ही पूछा जाएगा। इससे कुछ चीजें ऐसे तो है नहीं कि बाहर हो जाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7.7% ही योगदान निभाता है। लिख लिए आप इसे। चलो संबंधित जिले भी लिख लो। संबंधित जिले में दतिया, सागर, ये वाली एरिया में आ जाना आप। दतिया, सागर, सागर यहां पर है, दतिया यहां पर है, ठीक है। दतिया, सागर, इसके बाद में फिर आगे बढ़ो टीकमगढ़, अशोकनगर लिखते चले आप। निवाड़ी, छतरपुर, याद रहेगा निवाड़ी, छतरपुर, और एक जिला और है जिसका नाम है पन्ना। याद रहा आपको? दतिया, सागर, अशोकनगर, दतिया, सागर, अशोकनगर, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना, ये जिले आप याद रखना। कहाँ का? बुंदेलखंड के पठार में। लिखते चलना आप, है ना। अगर आपने पेन और कॉपी हाथ में रखा है तभी इस लेक्चर को देखें, तभी आपको बहुत अच्छे से ये चीजें आपको समझ आते रहेंगे, ठीक है। आप वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने बार चाहे उतने बार आप वीडियो को रोक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। जलवायु देख लो, यहां पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड। तो शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ता है और गर्मी में, ऐसे लिखना है ना, गर्मी में अधिक गर्मी, ठीक है। ठंडी में अधिक ठंड, ऐसे लिखना आप। गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंड, ठीक है। औसतन वर्षा जो है औसतन वर्षा है 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास। इस वाली एरिया में जो औसतन वर्षा है 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास इस वाली एरिया में वर्षा होती है, याद रहेगा। चलो वन में देख लो आप कि इस वाले एरिया में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो पहला लिखना, तेंदुपत्ता पाया जाता है, महुआ होता है, और बाबुल भी एक वन है, उसे भी आप लिख लेना। खैर, नीस इत्यादि, खैर, नीस इत्यादि, ठीक है। चलो मिट्टी लिख लो आप। यहां पर लाल काली मिट्टी पाई जाती। कौन सी मिट्टी इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है? लाल और काली मिट्टी यहां पर पाई जाती है, याद रहेगा। लाल और काली मिट्टी यहां पर पाई जाती है, ठीक है। मैं इस साइड वाले को रफ कर देता हूं, है ना, तो आपको समझ में और भी अच्छे से आपको दिखेगा, ठीक है। चलो ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? वन बता दिया आपको मैंने, मिट्टी बता दिया, लाल और काली मिट्टी इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फसल यहां पर गेहूं, ज्वार और तिल है। कौन कौन सी फसल है यहां पर? गेहूं,
ज्वार और एक और फसल है जिसका नाम है तिल। ठीक है, याद रहेगा। इस वाले क्षेत्र में गेहूं, ज्वार और तिल ये फसल पाए जाते हैं। नदियां लिख लेना, बेतवा, सिंध। यहां पर कौन कौन सी नदियां पाई जाती, इस वाले क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां पाई जाती है? तो पहले नदी का नाम है बेतवा, दूसरे नदी का नाम है सिंध। ठीक है, आप लिखते चलो, पहले नदी का नाम है बेतवा, दूसरे नदी का नाम है सिंध और तीसरा नदी का नाम है उर्मिल नदी, या उर्मिला भी बोल सकते, उर्मिल नदी। और एक नदी और है जामुला, है ना, या जामुना के नाम से भी फेमस है। ठीक है, कई सारे नाम भी बोल सकते हो, थोड़ा सा आसपास वाले नाम रहते हैं, कोई दिक्कत इतना नहीं होगा। चल, बेतवा, सिंध, उर्मिल और जामुना नदी यहां पर पाया जाता है। चलो, इसमें खनिज जो है हीरा और चूना पत्थर आपको याद होनी चाहिए। यहां पर कौन सी खनिज है? बघेलखंड के पठार में कौन सी खनिज है? तो यहां पर हीरा तो सबसे पहले नंबर पर है, हीरा, क्योंकि हीरा का उत्पादन पन्ना में होता है, ये विशेष रूप से आप याद रखना, है ना, हीरा का उत्पादन यहाँ पे होता है। और चूना पत्थर भी कहीं ना कहीं फेमस है, तो लिख लेना आप, चूना पत्थर भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, याद रखना आप। चलो, विशेष में आप लिख लो, यहाँ पर जो है विशेष जो है मैंने बताया, सिद्ध बाबा की चोटी है यहाँ पर। ठीक है, सिद्ध बाबा की चोटी, कौन सी? सिद्ध बाबा की चोटी, ये याद रखना, सिद्ध बाबा की चोटी इस पठार के अंतर्गत आएगा। सिद्ध बाबा की चोटी 1175 मीटर, 1175 मीटर में है ये, और इसकी ऊंचाई जो है। ठीक है, और ये कौन सी जिला के अंतर्गत आएगा? ये तो दतिया जिला। क्या लिखेंगे आप? दतिया जिला। ठीक है, सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही आएगा, है ना। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1175 मीटर, और यहाँ कौन सी जिला आएगा? तो दतिया जिला आएगा, याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ें अब, और आगे चीजों को समझने के प्रयास करते हैं। चलो, अब देखो कुछ और है। बुंदेलखंड को गंगा बेतवा नदी कहा जाता है ना, बुंदेलखंड को गंगा की बेतवा नदी कहा जाता है। बुंदेलखंड को क्या कहा जाता है? गंगा की बेतवा नदी। ठीक है, क्या कहा जाता है? गंगा की बेतवा नदी इसे कहा जाता है। विशेष रूप से याद रखना, बुंदेलखंड को गंगा की बेतवा नदी कहा जाता है। ठीक है, चलो, अब दो चीजें हमने समझा, एक तो मध्य भारत की पठार समझा और एक हमने समझा बुंदेलखंड की पठार। तीसरा हम आ जाते हैं मालवा का पठार। मालवा के पठार जो क्षेत्रफल प्रतिशत में जो इसका योगदान है वो कितना? 28% इसका योगदान रहेगा। ठीक है, अगर ये किलोमीटर में आ जाए कि कितने किलोमीटर तक इसका भूभाग फैला है, तो 28,222 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के कौन सा ऐसा पठार है जो भूभाग पर अपना हिस्सा जमाया हुआ है, तो वो कौन सा है? मालवा का पठार, क्योंकि 28% में है और 88,222 किलोमीटर ये योगदान रखता है। ठीक है, तो चलो, क्षेत्रफल इसका लिख लिया आपने, क्षेत्रफल प्रतिशत में लिख लो 28%, और क्षेत्रफल लिखना विस्तार तो लिखना 28,222 किलोमीटर, याद रहेगा इतना। चलो आगे बढ़े अपन, और आगे चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। तो आगे जो है आप लिखो इसमें डक्कन ट्रैप की, लिखो डक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसॉल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ। ठीक है, निर्माण कैसा लिखा आपने? डक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसॉल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है इसका निर्माण। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें जिला कौन कौन से आएंगे? तो पहला तो इस वाले एरिया में उज्जैन भी आ जाएगा और इंदौर भी आ जाएगा। कौन कौन सा जिला बताया मैंने? उज्जैन और इंदौर जिला बताया। ठीक है, और फिर आगे बढ़ो, देवास, आगरमालवा लिखते चलना, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ, रतलाम, धार,
झाबुआ, विशेष रूप से याद रखना आप जिला भी इसका, ठीक है। फिर आगे बढ़े अपन, वन आ जाओ या वर्षा देख लो। सबसे पहले वर्षा देखो, वर्षा जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर तक योगदान निभाता है, ठीक है। 50 से 75 सेंटीमीटर तक है यहाँ पर वर्षा का औसतन, ठीक है। आगे बढ़ें, इसके बाद में हम देखते हैं वन जो पाए जाते हैं यहाँ पर, कौन कौन सी वन पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता, पलाश, बबूल करके है कुछ वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो पलाश लिख लो आप, कुछ वन सारे जगह थोड़ा बहुत सिमिलर हैं, कुछ विशेष जगह है जहां को मैं आपको बता दूंगा। बाकी भी टेम्परेचर भी सेम ही है, कुछ कुछ एरिया है जो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करेगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद में अपन देखते हैं यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। विशेष रूप से याद रखें, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी पाई जाती है यहां पर। और आप लिख लें यहां पर फसल में लिखना सोयाबीन, कपास, फसल भी लिखो इस वाली एरिया का, सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली, ठीक है। सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली, ये फसल आप जरूर लिख लेना, ठीक है। नदियां लिखो है यहाँ पर, कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं, यहां से कौन कौन सी नदियां बहती हुई जाती हैं। तो पहले नदी का नाम तो चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी जामा पावा पहाड़ी से निकलती इंदौर से, तो पहला जो नदी है वो चंबल नदी। दूसरे नदी जो है क्षिप्रा नदी, तीसरा नदी है पार्वती नदी, चौथा नदी है गंभीर नदी, पांचवा नदी खान नदी, ठीक है, याद रहेगा। माही नदी भी लिख लेना, क्योंकि माही नदी धार से निकलती है, और आपको याद होनी चाहिए माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, यहां तक आपको समझ आ गया। चलो विशेष में आप लिख लो, कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो मालवा के जो क्षेत्र है उसके बीचों बीच से निकलती है, तो मालवा के क्षेत्र से गुजरती है, ऐसे लिख लेना आप, मालवा के क्षेत्र से गुजरती है, लिख लेंगे आप। चलो आगे बढ़े, है ना। और आप लिख लो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है सिगार चोटी है, सिगार चोटी लिख लेंगे आप। मालवा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी चोटी है, सिगार चोटी। इसकी जो लंबाई है मीटर में जो है 881 मीटर है। कितना है इसकी लंबाई, 881 मीटर, ठीक है, 881 मीटर। और इसके बाद में आप लिखो जामा पावा पहाड़ी भी पाई जाती है, चोटी है जामा पावा चोटी, है ना, तो लिख लेना आप जामा पावा चोटी, जामा पावा चोटी, ठीक है, 854 मीटर, ठीक है, 854 मीटर, ये भी आप लिख लेना 854 मीटर। ये जो है एक धजारी करके है, ये भी एक चोटी है, धजारी, है ना। धजारी चोटी की जो लंबाई है वो आप लिख लेना 810 मीटर, कितना, 810 मीटर, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया आपको। और ये सारे के सारे जो है सिगार चोटी, जामा पावा, धजारी, ये सारे के सारे कहां पर हैं, ये सब के सब कहां पर हैं, इंदौर में है। कहां पर है ये, इंदौर में। क्वेश्चन अगर आ जाए सिगार चोटी कहां पर है तो इंदौर में है, जामा पावा चोटी कहां पर है तो इंदौर में है, धजारी चोटी कहां पर है तो इंदौर में है, याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में चीजें समझते हैं। मालवा की जलवायु को चीनी यात्री जो था, जो भारत में आया हुआ था चीनी यात्री, मालवा के जलवायु के इस व्यक्ति ने क्या कहा है, फाहियान, उसका नाम क्या है, फाहियान, तो लिख लेना आप उसका नाम। फाहियान ने मालवा की जलवायु को, यहां की जलवायु को इसने क्या कहा है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। क्या कहा है इसने,
विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाहियान ने कहा है। विशेष रूप से आप इसे याद रखें, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद में ये चीजें भी आपको समझ में आ गए। तो चलो रीवा पन्ना को समझने की कोशिश करते हैं, रीवा पन्ना के पठार को। तो 3 पठार मैंने खत्म किया, एक बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार और मालवा का पठार, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार को अगर प्रतिशत, क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में देखा जाए 10.38% इसका योगदान है। अगर पूछ लिया जाए कि इसका विस्तार पूर्वक अगर देखा जाए 31,954 किलोमीटर है इसका विस्तार, किलोमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रीवा पन्ना के पठार को समझने की कोशिश करते हैं। तो रीवा पन्ना का पठार, पहला हमने देखा क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर और क्षेत्रफल विस्तार पूर्वक, दोनों हमने देखा। तो रीवा पन्ना के पठार को हमने क्या देखा, क्षेत्रफल में ये 10.38% इसका योगदान है। निर्माण देख लेना, विंध्य शैल समूह के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। क्या लिखोगे आप, विंध्य शैल समूह के अपर्दन से, विंध्य शैल समूह के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़े, इसके बाद में कुछ संबंधित जिले देख लेते हैं। तो जिले आप लिखो, रीवा पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। क्या लिखा हमने, रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह, ये लिख लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। जलवायु देखते हैं यहाँ की कैसी जलवायु पाई जाती है। तो शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में साधारण गर्म, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी। मतलब गर्मी में साधारण गर्मी रहेगा ये वाले क्षेत्र में और ठंडी में अधिक ठंड रहेगा, ठीक है। गर्मी में साधारण गर्मी रहेगा मगर ठंडी में अधिक ठंड रहेगा। चलो आगे बढ़े और वन देख लेते हैं। बांस और शीशम, ये याद रखना आप, यहां पर जो वन है बांस और शीशम, ठीक है, ये बांस और शीशम ये वन है, ठीक है, विशेष रूप से याद रखें आप। और मिट्टी देखना आप में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित, ठीक है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ये विशेष रूप से रीवा पन्ना पठार में आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़े अपन और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नदियां यहाँ जो है वो टॉन्स नदी है। रीवा पन्ना में कौन कौन सी नदी है, पहला लिख लेना आप, टॉन्स नदी, ठीक है। और इसके बाद में आप लिखना टॉन्स के बाद कैन, बीहड़, कैन नदी, फिर लिखो आप बीहड़ नदी, ठीक है, कैन नदी, बीहड़ नदी। और इसके बाद में महाना, बिछिया, ठीक है, महाना नदी भी आएगा और बिछिया नदी भी आ जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। तो ये कैन नदी, टॉन्स नदी, कैन नदी, बीहड़ नदी, महाना नदी, बिछिया नदी, ठीक है। रीवा पन्ना के पठार में ये सारे नदियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लिख लो फसल, तो गेहूं, चावल और तिल। यहां पर कौन कौन सी फसल है, पहला है गेहूं, दूसरा है चावल, ठीक है, पहला जो है गेहूं, दूसरा है चावल और तीसरा जो है फसल वो है तिल, ठीक है, याद रहेगा इतना, है ना। इसके बाद में हम देखें यहां पर खनिज है चूना पत्थर, गेरू, ध्यान रखना, चूना पत्थर, गेरू, ठीक है, हीरा भी लिख लेना, हीरा भी खनिज यहां पर पाया जाता है। चलो आगे बढ़े, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी को समझो, नर्मदा घाटी ये है। नर्मदा घाटी जो है उसका योगदान क्षेत्रफल में प्रतिशत की योगदान अगर देखा जाए तो 26% इसका योगदान है। ठीक है, एक भूभाग का, मध्य प्रदेश के भूभाग का कितना प्रतिशत योगदान है? 26% योगदान है। विस्तार पूर्वक अगर इसे पूछे तो विस्तार पूर्वक कितना आ जाएगा? 86,000 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। विस्तार पूर्वक इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना आ जाएगा? 86,000 विस्तार पूर्वक 86,000 किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां समझते हैं। निर्माण देख लो आप इसे, तो इसका निर्माण पश्चिम में लिखो आप, निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, ठीक है, चट्टानों से पूर्व में धारवाड़ तथा, पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य कृम की चट्टानों से हुआ है। पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य कृम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, चलो जिले लिख लो। तो यहां कौन कौन सी जिले आएंगे नर्मदा घाटी में? तो पहले का नाम है जबलपुर, पहले का नाम क्या है? जबलपुर। ठीक है, याद रहेगा। कौन सा जिला आएगा यहां पर? जबलपुर आएगा। चलो आगे बढ़े। जबलपुर के बाद लिख लो नरसिंहपुर, लिखो आप जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन, सीहोर और रायसेन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और जलवायु यहां का देखा जाए तो गर्मी में अधिक गर्म और ठंडी में अधिक ठंड, या लिख लेना आप, गर्मी में अधिक गर्म और ठंडी में अधिक ठंड। ठीक है, चलो वर्षा देख लो यहां का, तो 75 से 125 सेंटीमीटर तक। तो यहां इंपॉर्टेंट ये है वर्षा है, 75 से 125 सेंटीमीटर तक यहां वर्षा होती है। विशेष रूप से आप ये पॉइंट को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे बढ़ें। नदी कौन कौन सी है? तो एक तो सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है और जाके अरब सागर में गिर जाती है, वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो आप लिख लेना कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पहला जो नदी है वो कौन सी नदी? नर्मदा। दूसरा जो नदी है तवा नदी। ठीक है, और तीसरा नदी जो आप लिखें, तीसरा नदी हिरण नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी है नर्मदा नदी की। शेर नदी, हथनी नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी। ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं जो नर्मदा घाटी के पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला क्या लिखा? नर्मदा नदी। दूसरा क्या लिखा आपने? तवा नदी। तीसरा क्या लिखा आपने? शेर नदी। चौथा क्या लिखा? हिरण नदी। पांचवा क्या लिखा आपने? शक्कर नदी। फिर दूधी नदी। ठीक है, ये प्रमुख नदियां। यहां पर जो वन पाए जाते हैं, वन लिख लेना, सागौन, सागौन का वन यहां पर पाया जाता है, तो सागौन जरूर लिखना आप। साल, तेंदुपत्ता, बांस, तो लिख लेना आप साल, तेंदुपत्ता, बांस। याद रहेगा, साल, सागौन, साल, तेंदुपत्ता और बांस, ये यहां पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना मिट्टी के, अगर मिट्टी देखें नर्मदा घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो नर्मदा घाटी में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और पूर्व में जो इसका पूर्व वाला एरिया, इस साइड वाला एरिया जो है इसका नर्मदा घाटी का, ये पूर्व एरिया हो गया, तो पूर्व एरिया में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पूर्व एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल एरिया, लाल मिट्टी पाई जाती है। और इस साइड जो पश्चिम वाला एरिया है या पूरा हिस्सा है, इधर कौन सी? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। विशेष रूप से आप इस पॉइंट को याद रखें। ठीक है, चलो खनिज लिख लो आप, तो संगमरमर लिख ही लेना, और चीनी मिट्टी। खनिज कौन कौन सा? संगमरमर तो बिल्कुल लिख ही लेना आप, संगमरमर। ठीक है, ये लिख ही लेना आप खनिज के रूप में, संगमरमर, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी। ठीक है, नर्मदा
नोट करके लिखो, नर्मदा घाटी क्षेत्र को, नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की, नर्मदा घाटी क्षेत्र को, नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से ही कृषि अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था नर्मदा घाटी पर ही टिका हुआ है, क्योंकि ये पानी वाला एरिया है, इसके आसपास जितने भी क्षेत्र आएंगे वो सारे के सारे फसल अच्छे वाले होंगे, है ना। चलो यहां तक समझ में आ गया। चलो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इसके अंतर्गत मैंने बताया, इसके अंतर्गत कुछ राजपीपला श्रेणी भी आएगा, महादेव श्रेणी भी आएगा और मैकाल श्रेणी भी आएगा। तो ये वाला जो हिस्सा मैंने बताया आपको, ये बना हुआ है, ये राजपीपला श्रेणी है, और ये जो बना है ये महादेव श्रेणी है, और ये जो बना है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत, मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश के कितना प्रतिशत क्षेत्रफल, कितना प्रतिशत योगदान निभाता है, तो 11% योगदान ये अपना निभाता है। ठीक है, और विस्तार पूर्वक पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कितना 34,000 किलोमीटर स्क्वायर में, 34,000 किलोमीटर स्क्वायर में पाया जाता है। याद रहेगा आपको। चलो स्थिति आप लिख लो थोड़ा सा, मैं मिटा यहाँ पे रफ कर देता हूं, है ना। तो यहाँ लिख लिख के आपको मैं बताता हूं, समझना चीजें एक एक करके। देखो नोट, अगर आपने नोट करना चालू कर दिया तो कंफर्म है आपको चीजें याद हो जाएंगी। अगर आपने नोट नहीं किया तो याद होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत योगदान है, 11% योगदान है। जलवायु कैसी है, वही गर्मी में साधारण गर्मी, ठंडी में अधिक ठंडी, गर्मी में साधारण गर्मी। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में गर्मी में साधारण गर्मी, ठंडी में अधिक ठंड, ये वाला एरिया है। चलो इसके बाद में इसे अपन देखें संबंधित जिले, तो यहां पर बालाघाट है, सिवनी है ना। आप लिख लो जिले, बालाघाट, सिवनी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बड़वानी। ठीक है, चलो यहां पर वर्षा देखते हैं, 50 से 75 से 150 तक सेंटीमीटर, 75 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा यहां पर होती है। याद रहेगा, 75 से 150 सेंटीमीटर तक यहां पर वर्षा होती है। विशेष रूप से आप इस पॉइंट को याद रखें। चलो आगे बढ़े अपन, और नदियां देखें तो ताप्ती नदी लिखो आप, कौन कौन सी नदी यहां पर है। पहला तो आ जाएगा ताप्ती नदी, ठीक है। वैनगंगा भी आ जाएगा, वैनगंगा भी आ जाएगी, वैनगंगा, वैनगंगा नदी भी है यहाँ पे, ठीक है। और वर्धा नदी भी है यहाँ पर, वर्धा नदी भी लिख लेना आप, वर्धा नदी भी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और शक्कर नदी भी लिख लो, दूधी नदी भी लिख लो, शक्कर नदी भी यहीं पर आ जाएगी, शक्कर, दूधी भी लिख लेना आप, दूधी नदी भी आ जाएगी, पैंच नदी भी आएगी यहाँ पर, पैंच नदी भी लिख लेना आप, पैंच नदी भी यहाँ पर आ जाएगी। चलो बावनथड़ी भी लिख लेना आप, बावनथड़ी, यहां पर बावनथड़ी नदी भी हो जाएगी, ठीक है। चलो मिट्टी कैसी मिट्टी, कछारी काली मिट्टी, देख ध्यान रखना, कछारी, सॉरी छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, छिछली काली मिट्टी, ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है, लिख लेना, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है, विशेष रूप से आप ध्यान रखना। चलो मैंने आपको ये वाली एरिया, अब कौन सा पठार बचा है, बघेलखंड का पठार, और मैंने आपको यहां पर समझाया था इससे पूर्व थोड़ा सा, आप 5 मिनट 10 मिनट पहले मैंने आपको समझाया था
कि पूर्वी पठार कौन सा है, बघेलखंड का पठार है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्वी पठार किसे कहा जाता है, तो पूर्वी पठार बघेलखंड के पठार को कहा जाता है। तो बघेलखंड के पठार को आप लिखिए, लगभग ये कितना, देखो यहां पे लिखा है क्षेत्रफल कितना प्रतिशत योगदान है, 7% योगदान है। और विस्तार पूर्वक देखा जाए तो 21,577 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ये, ठीक है। और यहां पर देखने आग महाकल्प श्रेणी या सेल समूह से हुआ, इसका जो निर्माण हुआ है लिख लेना, आग महाकल्प के सेल समूह से इसका निर्माण हुआ है। जिले लिख लो आप, कौन कौन सी जिले यहां पे पाए जाते हैं, तो जिले लिखो आप, सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल। सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली, सीधी लिखो आप, सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल। सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है भाई, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वर्षा इसी क्षेत्र में होता है, ठीक है। कितने से कितने, तो लिख लो आप उसे, सबसे ज्यादा 125 से 140 तक, 125 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर तक वर्षा यहां पर होती है। विशेष रूप से आप इस पॉइंट को याद रखें, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी क्षेत्र में होती है, बघेलखंड के क्षेत्र में, है ना। ये आप इधर वाले क्षेत्र में आना आप, है ना, ठीक है। बघेलखंड के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा इसी क्षेत्र में होता है। चलो आगे बढ़े, नदी लिख लो, यहां पर सोन नदी है, सोन नदी, जोहिला नदी, ठीक है, याद रहेगा, सोन नदी, जोहिला नदी, बनास नदी, बनास नदी, ठीक है। और एक नदी और है जो बोला जाता गोपद, गोपद ये नदी है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। बघेलखंड के पठार सोन नदी, जोहिला नदी, बनास नदी और गोपद नदी पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलो मिट्टी लिख लो आप, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। विशेष रूप से ध्यान रखें, यहां पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, याद रहेगा, मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, है ना। अब देखो पर्वत को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, पहले इसे अपन एक बार रिवाइज करते हैं। देखो मध्य प्रदेश जो है भौगोलिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश को कुछ इस प्रकार बांटा गया है, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाला जो ये क्षेत्र है मध्य भारत का पठार है, उसके नीचे वाला क्षेत्र जो है मालवा का पठार है, उसके जस्ट नीचे वाला क्षेत्र है नर्मदा घाटी का पठार है, और उसके जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आएगा। और ये वाला जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का पठार है, उसके जस्ट नीचे आएंगे हम तो रीवा पन्ना का पठार आ जाएगा, और उसके जस्ट नीचे आएंगे तो बघेलखंड का पठार आ जाएगा। प्रतिशत भी यहाँ पर लिखा हुआ है, विशेष रूप से आप देख लें, 28%, 7.7%, ठीक है, 26%, 11% और 7%, 10.38%, तो कुछ इस प्रकार भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप विशेष रूप से आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर, है ना। अगर देखा जाए मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, आशा करता हूं कि ये आपको पूरे आज की जो क्लास थी भौगोलिक संरचना मध्य प्रदेश के पठार जिसे हम बोलते हैं, है ना, तो आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आज 50 दिन में 50 मैराथन का तीसरा क्लास रहा है ना। और कल जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जितने भी लोग अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जितना रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग दे के पैसे, मतलब कोचिंग में
पैसे दे के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए ये 50 दिन का 50 मैराथन लेके आया गया है। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मैं बुक से पढ़ूं तो कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से खत्म कर दूं, है ना। स्टूडेंट यही सोचते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से खत्म कर दूं। तो कहीं ना कहीं आपको एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे मिल जाएंगे। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचिए जो बच्चे घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सेम टाइमिंग आपको ये वीडियो, आज भी मैंने कोशिश किया है कि बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश किया है ना। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कल मिलते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत।